बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन, या इसे आप कह सकते हो वली, ठीक है, आप इसे क्या कह सकते हो, वली उल आंदोलन। वली उल आंदोलन कहने के पीछे रीजन था, क्या रीजन था अभी बताती हूं। वली उल आंदोलन, देखो होता क्या है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुसलमानों का सबसे प्रथम नेता जो आता है, जो सुधार करने की बात कहता है, मुसलमानों का जो सबसे पहला प्रथम मुस्लिम नेता आता है, उसका नाम क्या है, शाह वली उल। नाम क्या है, शाह वली उल, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं तो 1702 से लेकर 62 तक इनका जीवन रहा था। तो 1702 से लेकर 1762 में, 62 मतलब इस बीच, इनके जीवन के इस बीच इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मुसलमानों में, ठीक है, मुसलमानों में हमारे यहाँ जो धर्म है, जो रीति रिवाज है, जो कुरीतियां हैं, उन्हें क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो सबसे पहले मुसलमानों में, ठीक है ना, सबसे पहले मुसलमानों में इन्होंने क्या किया था, सुधार करने की बात कही थी। मुस्लिम धर्म में सुधार करने की बात सबसे पहले इस व्यक्ति ने कही थी, इसलिए इसे, ठीक है, इसलिए इसे मुसलमानों का प्रथम नेता भी कहते हैं। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था, अगर हम बात करें तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहावी जो आंदोलन है, इस आंदोलन को लेकर दो व्यक्तियों के नाम मुख्य चलते हैं, ठीक है, दो व्यक्तियों के जो नाम है वो मुख्य चलते हैं। और उन दो व्यक्तियों के नाम क्यों मुख्य चलते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आइडिया इसका था, शुरू इसने किया था इस चीज को, आइडिया इसका था, उद्देश्य इसका ये था कि हमारे यहाँ मतलब मुसलमानों में जो पाश्चात्य शिक्षा के जो संस्कृति के प्रभाव पड़ रहे हैं, मुसलमानों की जो संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति, ठीक है, जो वेस्टर्न संस्कृति के जो प्रभाव है, उनके विरोध में, प्रभावों के विरुद्ध इनका उद्देश्य क्या था, ये आंदोलन चलाने का। तो इनका उद्देश्य ये था कि मुस्लिम संस्कृति के ऊपर ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। तो इन्होंने इसका विरोध किया था। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा था कि हजरत मोहम्मद इस्लाम को पुनः स्थापित किया जाए, हजरत मोहम्मद के इस्लाम को पुनः स्थापित किया जाए, और किया जाए, जिसमें मुसलमानों की जो रीति है, रिवाज है, मान्यताएं हैं, ठीक है, रीति रिवाज व मान्यताओं में जो कुरीतियां व्याप्त है, जो कुरीतियां पनप चुकी हैं, उन कुरीतियों को क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने, अगर हम बात करें शाह वली उल की, तो इन्होंने इन सब चीजों पर गौर किया। तो अगर हम बात करते हैं मुसलमानों में सुधार नेता के रूप में, जैसे हमारे यहाँ हम अगर हिंदू की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय आते हैं ना, वैसे ही अगर मुसलमान सुधार की बात करते हैं तो शाह वली उल जो है, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मुसलमानों में जो मुस्लिम संस्कृति में जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है वो गलत है। हमारे यहाँ हजरत मोहम्मद जो है, इनका जो इस्लाम था, इनकी जो बातें थी, इनकी जो संस्कृति थी, इनके जो व्यवस्थाएं थी, उन्हें ही वापस लागू किया जाए। हमारे यहाँ जो मुसलमानों में जो रीति रिवाज, जो मान्यताएं हैं, जो जैसी थी हमने उन्हें वैसा नहीं अपनाया, उनमें जो कुरीतियां थी उनको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और उनके इन विचारों को, ध्यान से सुनना, उनके इन विचारों को और सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाला, उनके इन विचारों को और सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले दो व्यक्ति थे, शाह अब्दुल्ला अजीज। एक व्यक्ति का नाम क्या था, शाह अब्दुल्ला अजीज। जो दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में आता है, सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। देखो बच्चों, इसका नाम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रूप में क्यों आता है, क्योंकि
जब कभी भी आप इस आंदोलन का नाम सुनोगे ना तो मुझे 100% पता है एग्जामिनर इसको इसी के साथ जोड़ेगा। हुआ क्या है, हम अगर बात करें तो इन्होंने ये विचारधाराएं दी, एक तरह से आंदोलन नहीं चलाया परंतु इन्होंने एक विचारधारा दी, एक सीमित क्षेत्र तक ये सिमट कर रह गए थे, ज्यादा प्रसिद्धि इनको नहीं मिल पाई थी। परंतु इनके इन विचारों को प्रसिद्धि दिलाने वाले दो व्यक्ति हैं। तो अगर आपको ये आंदोलन पढ़ना है तो इस आंदोलन के संस्थापक के रूप में ये दो व्यक्ति आते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर आप देखोगे तो इस व्यक्ति का नाम जो है वो संस्थापक के रूप में नहीं आएगा बच्चों, इन दोनों व्यक्तियों का जो नाम है वो क्या आएगा, संस्थापक के रूप में आएगा। ठीक है, इसका ज्यादा नहीं पूछा जाता, ज्यादातर इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सैयद अहमद बरेलवी जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं, हालांकि इन दोनों ने ही प्रचार प्रसार किया था। बात यहां तक क्लियर होती है। तो क्या था, इनका उद्देश्य भी यही था कि ये जो विचार है, ये जो विचारधारा है, इन्हें पूरे मुस्लिम धर्म में फैलाया जाए और मुस्लिम धर्म में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। देखो अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले तो यह आंदोलन सिख सरकार के खिलाफ चलाया था, परंतु फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन को शुरू कर दिया था और अंग्रेजों के लिए इन्होंने सुधार आंदोलन को शुरू किया था। अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से अंग्रेज जो कर रहे थे वो गलत था। अब क्या किया, 1817 में सेना के द्वारा इनका ये जो आंदोलन था इसको दबा दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, प्रथम नेता ये थे, इनके ये उद्देश्य थे। ठीक है, ये उद्देश्य थे। देखो आपने अलीगढ़ जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसमें मैंने ये कहा था कि अलीगढ़ में ये बात थी, सैयद अहमद खान ने क्या कहा था कि पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, परंतु इसने क्या कहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मुस्लिम धर्म पर नहीं पड़ना चाहिए। मुस्लिम धर्म पर अगर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है तो पाश्चात्य संस्कृति को निकाल फेंको, केवल शुद्ध रूप में मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहिए। ठीक है, बात यहां तक क्लियर होती है। तो ये जो दो संस्थापक है आपको इनके नाम याद रखने हैं। बात यहां तक क्लियर होती है। ये आपका बहवी आंदोलन हो गया। अब बहवी आंदोलन के बाद में अगला जो आंदोलन है, जो मुस्लिम आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन ही है, मुस्लिम सुधार आंदोलन ही है। अगला आंदोलन है अहमदिया आंदोलन। अगला सुधार आंदोलन कौन सा है, अहमदिया सुधार आंदोलन। देखो अहमदिया सुधार आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो इसका संस्थापक कौन है जिसने इस सुधार आंदोलन की जो है वो स्थापना की है। 1817 बोल दिया था क्या मैंने, 1870 है। ठीक है ना राजेश, 1870 में सैन्य बल के द्वारा उसे क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया, इस आंदोलन को दबा दिया गया था। क्योंकि ये आंदोलन जो है वो धर्म को लेकर धीरे धीरे इतना ज्यादा प्रखंड हुआ कि इसने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज क्या करेंगे, उसको दबाएंगे ही दबाएंगे। ठीक है ना, तो वो 1870 है। ठीक है, 1870। अब आगे देखो अहमदिया आंदोलन के जो संस्थापक हैं, कह सकते हैं इसको शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है। बिल्कुल, इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1889 में। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है, मिर्जा गुलाम अहमद। संस्थापक कौन है, मिर्जा गुलाम अहमद। अब देखो आप, एक बात बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने अलीगढ़ पढ़ाया, उसमें भी सैयद अहमद था। अभी आपने बहावी देखा, उसमें भी सैयद अहमद था, और इसके अंदर भी क्या है, अहमद है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, अहमद है। तो इतना कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, अहमदिया मतलब गुलाम अहमद है। 1889 में इसकी स्थापना करने वाला कौन था, मिर्जा गुलाम अहमद। अच्छा, स्थापना हुई कहाँ थी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अभी जो बहावी आंदोलन बताया था इससे पहले वाला, वो पटना में था। वो आंदोलन कहाँ था, अगर मुख्यतः देखा जाए तो वो आंदोलन कहाँ हुआ था, पटना विशेष में वो आंदोलन हुआ था। ये अगर आंदोलन की बात करते हैं तो ये आंदोलन जो है शुरू कहाँ होता है, इस आंदोलन को कहाँ शुरू किया जाता है, पंजाब में एक गांव, एक क्षेत्र आता है जिसका नाम क्या है, गुरुदासपुर। ठीक है, गुरुदासपुर एक एरिया है, और गुरुदासपुर, और उसमें भी कादियान एक
जगह का नाम है, वहां इस आंदोलन को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। बात को गौर से सुनना, कादियान क्षेत्र में ये शुरू किया गया था, इसलिए इस आंदोलन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है कादियान आंदोलन। ठीक है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना, अगर अहमदिया आंदोलन आ जाए तो भी यही होगा और कादियान आंदोलन आ जाए तो भी यही होगा, दोनों आंदोलन एक ही है। ये आंदोलन कादियान क्षेत्र में, ठीक है ना, कहां, पंजाब के गुरुदासपुर, ठीक है, पंजाब के गुरुदासपुर के कादियान क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको कादियान आंदोलन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो मिर्जा गुलाम थे, बात को सुनना, ये जो मिर्जा गुलाम थे, मिर्जा गुलाम अहमद जो थे, वो ये कहते थे, इन्होंने सबसे पहले बात ध्यान रखना, इस्लाम पंथ की स्थापना की थी। इस धर्म के द्वारा इन्होंने इस्लाम पंथ की स्थापना की थी, इस्लाम पंथ का इसने क्या किया था, निर्माण किया था। और गुलाम अहमद कहते थे, देखो गुलाम अहमद क्या कहते थे, गुलाम अहमद कहते थे कि मैंने गुलाम अहमद, ठीक है, ये कहते थे कि मैं हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार हूं। वो कहते हैं ना, अपना मियां मिट्ठू बनना, मतलब खुद की तारीफ खुद करना, ये वैसा ही काम कर रहा है। ये कह रहे हैं कि आपके जो हजरत मोहम्मद जिस तरह एक अवतार लेकर आए थे, वैसे मैं भी एक अवतार हूं, इन्होंने एक पैगंबर बताया कि मैं क्या हूं, एक पैगंबर हूं, क्या हूं, एक पैगंबर हूं, एक और पैगंबर के रूप में मैं आया हूं। इन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार भी बताया था, इन्होंने खुद को क्या बताया था, कृष्ण का अवतार भी बताया था। अब आप सोचोगे कि मैडम कहां मुस्लिम धर्म पढ़ाते पढ़ाते कृष्ण जी को ले आए, ये व्यक्ति तो मुसलमान है, मुस्लिम धर्म के सुधार की बात कर रहा है और अपने आप को कृष्ण का अवतार बता रहा है, ठीक है ना, कृष्ण का अवतार बता रहा है, कुछ नहीं कह सकते। इसने कहा है, इसने क्या कहा, खुद के लिए बात इसने खुद ने कही थी। बात समझ में आ गई? चलो, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इस व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आंदोलन, किस व्यक्ति ने आंदोलन चलाया, कब चलाया, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए, गुलाम अहमद ने खुद को किस किस का अवतार बताया था, ठीक है, किस किस का अवतार बताया था, कृष्ण का अवतार बताया था, और हजरत मोहम्मद की तरह भी मैं एक अवतार हूं, जैसे हजरत मोहम्मद थे उस तरह मैं भी एक अवतार हूं। इसने कहा था एक और पैगंबर, मैं एक और पैगंबर हूं। बात समझे? एक तीसरी बात जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है वो है, इन्होंने जिहाद को बंद करने की बात कही थी, इन्होंने जिहाद को बंद करने की मांग की थी कि जिहाद जैसी जो थ्योरी है, जिहाद जो है उसे क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जिहाद जैसा कुछ नहीं होता। तो एग्जाम में ये जरूर आ सकता है कि मुस्लिम धर्म सुधार में जिहाद को बंद करने की मांग किसने की थी, जिहाद को बंद करने की मांग किसने की थी, मिर्जा गुलाम अहमद ने। या किस सुधार आंदोलन के द्वारा जिहाद को बंद करने की बात की गई थी, तो आंदोलन कौन सा था, अहमदिया आंदोलन के द्वारा जिहाद को बंद करने की इसने क्या की थी, मांग की थी। अच्छा, इस व्यक्ति को ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति ने क्या किया था, इस व्यक्ति ने धर्म के नाम पर, मतलब धार्मिक रक्तचाप का मतलब समझ गए, खून बहाना, धर्म के नाम पर खून बहाना, इसको लेकर इन्होंने कहा था इसे बंद किया जाए, ठीक है, नैतिकता रखी जाए और न्याय को पुनर्स्थापित किया था। न्याय को क्या किया था, पुनर्स्थापित किया था, इसलिए इसे मसीहा भी कहा जाता है। इसने क्या कहा था कि धर्म के नाम पर जो खून बहाते हैं हम लोग, धर्म के नाम पर जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हम कहते हैं कि हमने इसको मार दिया तो हमें ईश्वर की प्राप्त, मतलब अल्लाह जो है वो हमें जन्नत देगा। तो ये जो सारी चीजें जो हमारी सोच होती है ये बिल्कुल गलत है। तो इसने नैतिकता, न्याय को पुनर्स्थापित किया था और खून बहाने, धर्म के नाम पर खून बहाने की बात को समाप्त करने की कही थी, इसलिए इसे मसीहा भी कहा जाता है। बात यहां तक क्लियर होती है? चले, तो
तो ये जो है ये सारी बातें किसके लिए? अहमदिया आंदोलन के लिए। अगर अहमदिया आंदोलन की बात करें तो इस व्यक्ति ने जो मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां हैं उन्हें समाप्त करने की बात की थी कि मुस्लिम धर्म में जो भी कुरीतियां हैं उन सबको समाप्त कर दिया जाए। और इसने पाश्चात्य जो संस्कृति है, पाश्चात्य जो शिक्षा है, जो वेस्टर्न कह सकते हैं एजुकेशन है, मतलब एक तरह से इंग्लिश सीखना, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो उसको बढ़ावा तो नहीं दिया, परंतु उसने कहा कि काफी हद तक हमें इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। बात यहां तक क्लियर होती है? ये आपका अहमदिया आंदोलन है। अहमदिया आंदोलन में कुछ ज्यादा याद नहीं करना, ये पता होना चाहिए पहला पॉइंट, किसने कौन सा आंदोलन चलाया ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसने खुद को क्या कहा ये बात पता होनी चाहिए। और तीसरी बात, जिहाद को बंद करने की मांग किसने या किस आंदोलन के द्वारा हुई थी। भाई अगर हम बात करें ना तो उद्देश्य इन सभी मुसलमान जो धर्म थे ना, सभी का एक ही उद्देश्य, जैसे मान लो हिंदू धर्म के जितने भी व्यक्ति थे उनका एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं उन्हें समाप्त करना। वैसे ही इन सबका उद्देश्य भी क्या था? हिंदू धर्म की कुरीतियों को समाप्त करना। किसी ने कहा पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जाना चाहिए, तो किसी ने कहा पाश्चात्य संस्कृति को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है ना, पॉइंट यहां तक क्लियर होता है? चलो अगला जो आंदोलन है मुस्लिम सुधार आंदोलन में, हम अगर अगले सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो देखो अगला जो सुधार आंदोलन है वो है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन। अब देखो इसे देवबंद आंदोलन क्यों कहा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके संस्थापक देख लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन है। तो इसके जो संस्थापक हैं वो है, इसे शुरू करने वाले कौन है? मोहम्मद कासिम नानोतोबी। मोहम्मद कासिम नानोतबी। ठीक है, एक तो इनके संस्थापक ये आते हैं, दूसरा इसका एक संस्थापक और आता है राशिद अहमद गंगोही। राशिद अहमद, देखो फिर आ गया ना अहमद, मतलब ये अहमद तो आपको सभी में मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अहमद गंगोही। ठीक है, ये दो क्या थे? संस्थापक थे। तो एक बार फिर देखो इन दोनों ने किसकी स्थापना की है? देवबंद आंदोलन जो है उन्होंने शुरू किया है, प्रारंभ किया है। कब हुआ है? 1866। कब हुआ? 1866। और हुआ कहां है? आपके सहारनपुर में एक क्षेत्र, एक जगह का नाम है देवबंद। एक जगह का नाम है कहां? सहारनपुर में एक क्षेत्र का नाम है जिसका नाम क्या है? देवबंद। और देवबंद में इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था। बात यहां तक क्लियर आती है? तो इसका नाम देवबंद आंदोलन क्यों पड़ा, समझ में आ गया? देवबंद जो है वो क्षेत्र का नाम है, सहारनपुर में एक एरिया, एक क्षेत्र है उसका नाम था। ठीक है, एक क्षेत्र का, एक एरिया का नाम था, उसी नाम से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये दो क्या है इसके, कह सकते हो संस्थापक है जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन की जो खास बात है ना वो हम आगे पढ़ेंगे। कैसे? देखो इस आंदोलन के हम उद्देश्य की बात करते हैं कि यह आंदोलन क्यों शुरू किया गया। तो इस आंदोलन की उद्देश्य की सबसे पहली बात थी कि कुरान और हदीस का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। कुरान व हदीस का इन्होंने प्रचार प्रसार किया कि भाई जो कुरान में जो लिखा है और हदीस की जो नियम है, जो व्यवस्थाएं हैं, हदीस में जो मान्यताएं लिखी है उन्हें अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें अपनाया जाना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ इनके जो उद्देश्य थे वो बड़े ही अलग थे। इनके जो उद्देश्य थे वो बड़े ही अलग थे। क्यों थे? ध्यान से सुनना। अलीगढ़, गौर करना, अलीगढ़ के विरुद्ध इन्होंने काम किया। अलीगढ़ जो कार्य करता ये उससे उल्टा करते। अलीगढ़ कहता था कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो मुस्लिम धर्म को अपनानी चाहिए। इन्होंने कहा पाश्चात्य संस्कृति मुस्लिम धर्म को नहीं अपनानी चाहिए। इन्होंने कहा वेस्टर्न एजुकेशन जो है, मतलब इंग्लिश सीखना, इंग्लिश की रीति रिवाजों को, या इंग्लिश या कह सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करो। इन्होंने कहा पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त मत करो। क्यों? कुरान ही बहुत है, कुरान और हदीस को पढ़ो। आपको पाश्चात्य मतलब आपको अंग्रेजी पढ़ने की कहां जरूरत है, क्योंकि अपने सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें इसी के अंदर बसती हैं। तो आप ये पढ़ो। तो जो अलीगढ़ ने कहा
जो अलीगढ़ आंदोलन ने कहा, इसने उसका बिल्कुल विपरीत किया। यहां तक कि कहा जाता है कि अलीगढ़ संस्थाएं जो थी, अलीगढ़ ने जिन संस्थाओं की स्थापना की थी, अलीगढ़ संस्थाओं की जिन्होंने स्थापना हुई है, उन सभी संस्थाओं के लिए इन्होंने फतवा जारी किया था। ठीक है, फतवा जारी किया था कि उन संस्थाओं में कोई न पढ़े, उन संस्थाओं में कोई न जाए, उन संस्थाओं का कोई सदस्य न बने। क्यों? क्योंकि वह धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अलीगढ़ जो आंदोलन था ना, उसका पुरजोर तरह से इन्होंने विरोध किया था। और जो अलीगढ़ आंदोलन, जो नीतियां, जो कार्य कर रहा था, ये इससे बिल्कुल उल्टा कर रहा था। हालांकि इसका और अलीगढ़ का एक कॉमन उद्देश्य था। वो क्या था? मुसलमान धर्म में सुधार करना, मुसलमान धर्म की कुरीतियों को समाप्त करना। परंतु इसका उद्देश्य तो था अलीगढ़ को खत्म करना, कि भाई ये अलीगढ़ जो कर रहा है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि अलीगढ़ जो सैयद अहमद खान ने जिसने चलाया था, वो एक तरह से न्यायिक अधिकारी था अंग्रेजों के नियंत्रण में। तो इनकी सोच थी कि वो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, तो अंग्रेज जो है वो मुस्लिम धर्म में हस्तक्षेप करना चाहते हैं अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि अंग्रेजों को हम मुस्लिम धर्म में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, इसलिए अलीगढ़ आंदोलन द्वारा चलाई गई सभी चीजों का विरोध किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए, उनकी पालना न की जाए, और उनके द्वारा चलाई गई जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें बंद किया जाए, उनका कोई भी सदस्य न बने। पॉइंट यहां तक क्लियर होता है? तो उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन जो थे उनके खिलाफ क्या किया था? फतवा जारी किया था। बात यहां तक क्लियर आती है? अब देखो, चलो उद्देश्य हो गए इनके। अच्छा, इनका एक और उद्देश्य था, इन्होंने कांग्रेस का स्थापना की समर्थन किया था। कांग्रेस स्थापना की इन्होंने क्या की थी? समर्थन किया था। कांग्रेस स्थापना की समर्थन कैसे किया था? अलीगढ़ ने, मैंने आपको बताया ना, सैयद अली को तो एक तरह से नाइटहुड की उपाधि दी थी। अलीगढ़ आंदोलन में जो सैयद अहमद खान थे, उसे नाइटहुड की उपाधि दी थी। मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और ये कांग्रेस की स्थापना के कड़े विरोधी थे। ठीक है ना? ठीक है, कड़े विरोधी थे। तो कड़े विरोधी थे, ये तो विरोधी थे, और ये क्या थे? ये समर्थक थे। ये क्या थे? समर्थक थे। तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का पूरी तरह से समर्थन किया था। बात समझ में आ गई? चलो, ये किस संस्था के लिए ध्यान रखना? सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ आंदोलन के तहत जो संस्थाएं खोली थी, उनके लिए इसने फतवा जारी किया था। बात आ गई यहां तक समझ में? हाँ या ना तो बोल दिया करो, आजकल तो सब अपने आप में ही और अपनी बातों में बिजी रहते हो। चलो, ये आपका, अच्छा, देवबंद आंदोलन के साथ साथ में आपके जो मुस्लिम सुधार आंदोलन में जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे, हम उनकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण आंदोलन जो है वो आपके पूरे हो गए। अगला आंदोलन है वो हम सिख धर्म के सुधार को देख लेते हैं कि सिख धर्म में किस तरह से सुधार आंदोलन चलाए गए थे। ज्यादा नहीं है, छोटा सा है सिख धर्म के सुधार आंदोलन में, तो आपको एक दो नाम पता होने चाहिए बस, और कुछ विशेष नहीं है। देखो, सिख धर्म सुधार आंदोलन, सिख धर्म सुधार आंदोलन, अगर हम इसकी बात करते हैं सिंपल सी, तो आपके यहाँ 1873 के अंदर पंजाब, अमृतसर में, ठीक है, 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ किया था। सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ किया था। देखो, बात समझनी क्या है इसमें। सिख हुआ क्या था भाई? आप कहोगे मैडम चलो मुसलमानों में कुरीतियां हैं मानते हैं, हिंदुओं में कुरीतियां थी मानते हैं, सिखों ने क्यों सुधार किया? देखो, होता क्या है, जब आपके यहाँ सुधार की एक लहर चली थी, जैसे जो समझो कि विश्व में जब पुनर्जागरण की एक लहर उठी थी ना, तब सभी जगह पुनर्जागरण की एक तरह से पूरी तरह से लहर थी, सब पुनर्जागरण की ओर पीछे थे। ठीक है, वैसे जब हमारे यहाँ जो ये धर्म सुधार आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ ये जो धर्म सुधार आंदोलन हो रहे हैं, सिंपल सी बात समझो, तो सभी धर्मों को पता चल रहा है कि भाई हिंदुओं ने तो अपने धर्म में सुधार कर लिया, हम रह गए, मुसलमानों ने अपने धर्म में सुधार कर लिया, हम रह गए। तो सिखों ने भी ये सोचा, सिखों के कुछ समुदायों ने ये सोचा कि क्यों ना हम भी हमारे धर्म में सुधार कर ले। कोई उनसे पूछे कि मैडम इनके धर्म में,
ठीक है। इनके धर्म में, इनके सिख धर्म में क्या बुराइयां थी? तो सिख धर्म के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी ईसाई मिशनरियों का जो प्रचार प्रसार था ना, उसने सिखों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। भाई हिंदुओं को प्रभावित किया जो किया, सिखों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसी के साथ में आपकी जो पाश्चात्य संस्कृति है, तो उससे भी जो थे वो आपके जो संस्कृति है, शिक्षा है पाश्चात्य, इससे भी जो है वो सिख थोड़े से डिस्टर्ब हुए। इन्होंने कहा कि भाई पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा को अपनाना सही बात है, परंतु पूरी तरह से सिख परंपराओं को, सिख व्यवस्थाओं को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति अपनाना ये काहे का नियम है? भाई आप कुछ अंश अपना सकते हो, भाई पाश्चात्य शिक्षा में जो अच्छा है, वेस्टर्न एजुकेशन में जो बातें अच्छी है उन्हें अपनाओ, परंतु सिख धर्म आपको किसी कीमत पर छोड़ना नहीं है। वही ईसाई धर्म के द्वारा सिख धर्म के अंदर जो कुरीतियां या मान लो जो चीजें बताई गई थी, या मान लो ईसाई धर्म का जो प्रभाव पड़ा था, उस प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सिखों ने समय समय पर क्या किए हैं? अपने धर्म को सुधारने के लिए सुधार आंदोलन चलाए हैं। चलो, इसी सिंह सभा जो आंदोलन है शुरू कब हुआ है? 1873 में। कहां? अमृतसर में। अच्छा, इस सभा ने क्या किया था? इस सभा ने अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में बहुत अधिकांश क्षेत्रों में खालसा स्कूलों की स्थापना की थी। आपको कई जगह खालसा कॉलेज भी लिखा हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लास में जनसंख्या इतनी कम कैसे कर रखी है आजकल? बिना कहे तो जो है वो बिना कहे तो आप लोग आजकल क्लास शेयर करते ही नहीं हो, ठीक है ना। पहले तो चलो फिर भी कहते थे, क्लास शेयर कर देते थे, आजकल तो आप कोई क्लास शेयर करते ही नहीं हो। तो क्लास को कम से कम शेयर किया करो ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ लें। इतने सेल्फिश मत हो कि हम पढ़ लें, बाकी बच्चों को ना पढ़ने को मिले। देखो इन्होंने क्या किया था, खालसा जो है उसके पंजाब में, पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। अब देखो होता क्या है, ये आंदोलन जो है वो धीमा धीमा अपना काम कर रहा था। ठीक है, ये आंदोलन जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपना काम कर रहा था। उसी काम के अंदर हुआ क्या? 1920 में एक और आंदोलन आता है जिसे आप किस नाम से पढ़ते हो? अकाली आंदोलन। किस नाम से आता है? अकाली आंदोलन। अब ये जो अकाली आंदोलन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंदोलन है। क्यों? क्योंकि सिख धर्म सुधार आंदोलन में अकाली आंदोलन ने, यू मान के चलो, ये तो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, परंतु जैसे ये आया तो इसकी गाड़ी जो 40 की स्पीड में चल रही थी वो 140 की स्पीड हो गई। मतलब क्या हुआ? जो ये काम कर रहा था उस काम को पूरी जोर शोर से और एकदम तेजी से बढ़ाने के लिए कौन आया? अकाली आंदोलन। और अकाली आंदोलन जो है वो कब आता है? 1920 में। 1920 में ये आंदोलन आता है। अच्छा, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो गुरुद्वारे हैं, ठीक है ना, गुरुद्वारे हैं, तो गुरुद्वारों में जो महंत हैं, जो भ्रष्ट महंत हैं, महंतों से गुरुद्वारों को मुक्त करना। मतलब गुरुद्वारे में जो महंत हैं, जो भ्रष्ट हैं, मतलब जो अंग्रेजों की सहायता करते हैं, जैसा अंग्रेज कह रहे हैं वैसा करते हैं, जो ईसाइयों के साथ मिल गए हैं, बैठे तो गुरुद्वारों में है परंतु प्रचार प्रसार जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का, ईसाई धर्म का कर रहे हैं, ये बिक चुके हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत है, ठीक है ना, भ्रष्ट महंत है, उन महंतों से गुरुद्वारों को क्या करना? मुक्त करना इनका उद्देश्य था। और इनकी बात यूं मान के चलो सुनी भी गई और समझी भी गई। हुआ क्या है? 1922 में एक एक्ट बना है जिसका नाम क्या है? सिख गुरुद्वारा अधिनियम। एक एक्ट आया जिसका नाम क्या आया? सिख गुरुद्वारा अधिनियम। ठीक है, ये अधिनियम या कह सकते हैं एक्ट आया। इस एक्ट में, ध्यान से सुनना, इस एक्ट में 1925 में एक संशोधन हुआ। इस एक्ट में 1925 में एक संशोधन हुआ और वो संशोधन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम एक्ट आया और उस एक्ट में संशोधन हुआ है 1925 में। इस 1925 के संशोधन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही थी कि गुरुद्वारों का जो प्रबंध है, इन्होंने क्या कहा कि गुरुद्वारों का जो प्रबंध है मतलब गुरुद्वारों में किसकी शिक्षा दी जाएगी, कौन काम करेगा, किस धर्म का प्रचार प्रसार करेगा,
कौन से ग्रंथ पढ़े जाएंगे, किस चीज की शिक्षा दी जाएगी, कौन सी परंपराएं लागू होगी, ठीक है ना। एक तरह से गुरुद्वारों की पूरी जो प्रबंध शैली है, ठीक है, जो मैनेजमेंट होगा, ठीक है, जो मैनेजमेंट होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपके यहां सिखों की एक शीर्ष संस्था थी, सिखों की एक शीर्ष संस्था थी, आपने नाम सुना होगा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। क्या नाम था? शिरोमणि गुरुद्वारा सिख कमेटी, ठीक है। क्या कहा? जो सिखों की जो सबसे बड़ी संस्था थी ना, बोले एक काम करो क्योंकि ये जो महंत थे, ठीक है, ये महंत जो थे ये गड़बड़ कर रहे थे, ये भ्रष्ट हो चुके थे, तो इनको हटाया जाए और बदले में गुरुद्वारे का जो प्रबंध है, जो कार्य है, वो किसको दिया जाए? शिरोमणि गुरुद्वारा सिख कमेटी को, या आपके कह सकते हैं गुरुद्वारा सिख, एक और नाम आ जाता है इसमें, प्रबंध कमेटी, सिख प्रबंध कमेटी, इसको ये सारा काम सौंपा जाए और ये गुरुद्वारों का क्या करेगी? प्रबंध करेगी। और अगर हमारे यहाँ इन्होंने एक बात कही थी, अगर सिखों में गुरुद्वारे, अगर मंदिर एक तरह से जो हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, जैसे मुसलमानों में मस्जिद होते हैं, वैसे ही सिखों में गुरुद्वारे होते हैं, ठीक है, ईसाई में चर्च होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही इन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे मंदिर सुधर जाए, अगर मंदिर सुधर जाए तो आधा काम सही हो जाए। क्योंकि अगर मंदिरों में बैठे जो महंत है, जो व्यक्ति है, मतलब जो गुरुद्वारे में बैठे जो व्यक्ति हैं, अगर वो सही धर्म की सही शिक्षा देंगे तो हमारे धर्म में तो सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा धर्म तो वैसे ही बहुत अच्छा, बहुत सही है, सुधरा हुआ है। बस हमारे यहाँ तो जो धर्म के गुरु है ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो भ्रष्ट थे, उनको सुधार लिया जाए। तो जैसे ही गुरुद्वारा का जो प्रबंध है वो शिरोमणि गुरुद्वारा सिख प्रबंध कमेटी ने अपने हाथ में लिया, लेते ही वहां की व्यवस्थाएं धीरे धीरे क्या होने लगी? सुधरने लगी। तो आपको सिख धर्म सुधार आंदोलन में बस इतना ही पढ़ना है। सिंह सभा आंदोलन शुरू हुआ, इसको आगे बढ़ाने का काम 1920 में अकाली आंदोलन ने किया। अकाली आंदोलन के समर्थन में सिख गुरुद्वारा अधिनियम बना और उसमें एक संशोधन हुआ कि आपके यहाँ जो महंत है, जो गुरुद्वारे में बैठे जो धर्म गुरु है, उन्हें हटा दिया जाए और गुरुद्वारे का पूरा प्रबंध इस कमेटी को दिया जाए और ये सारे काम करेगा। ठीक है, बात यहां तक क्लियर होती है। अब देखो अगली चीज, सिख हो गया। अब सिख के बाद अगला आंदोलन हम पढ़ेंगे पारसी। ठीक है, अगला आंदोलन हम पढ़ेंगे पारसी आंदोलन। अगला आंदोलन हम कौन सा पढ़ेंगे? पारसी धर्म सुधार आंदोलन। पारसी धर्म सुधार आंदोलन, पारसी। अब देखो पारसी जो थे, इन्होंने कहा भी हम भी क्यों पीछे रहे, जब सफाई का काम चल ही रहा है तो हम भी कर ही लेते। जब सफाई का काम चल ही रहा है तो हम भी कर ही लेते। तो इन्होंने क्या किया? पारसी धर्म सुधार आंदोलन। इन्होंने भी मतलब पारसी धर्म जो है उसमें अपने सुधार करने प्रारंभ कर दिए। अच्छा, सुधार के लिए जो मुख्य व्यक्तियों के नाम आते हैं बस वो तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे कि आर.के. कामा। आर.के. कामा सुधारक कौन कौन थे, मतलब पारसी धर्म में सुधार करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? आर.के. कामा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, और इन्हीं के साथ एक और थे नौरोजी। इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति थे एस एस बंगाली। एस बंगाली, और एक व्यक्ति और मिलते हैं आपको जिनका नाम है नौरोजी फरदेना। नौरोजी फरदेना या फरदू जी, एक और व्यक्ति का नाम मिल जाता है। इनके द्वारा, ध्यान से सुनना, इन सभी व्यक्तियों के द्वारा पारसी धर्म में सुधार करने के लिए एक सभा की स्थापना की गई थी।
ठीक है। एक किसकी की गई थी, सभा की स्थापना की गई थी। उस सभा का नाम क्या है, रहनुमाई। ठीक है, उस सभा का नाम क्या, इन्होंने जिस सभा की स्थापना की थी, सभा का नाम है रहनुमाई। रहनुमाई मजादयान सान, इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और यह सभा जो है, इस सभा के द्वारा, बात को सुनना, इस सभा के द्वारा एक पत्रिका भी निकाली गई थी। इस सभा के द्वारा, भाई इसका मुख्य काम क्या था, भाई जो पारसी धर्म जो है उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पारसी धर्म के जो मूलभूत जो हमारे रीति रिवाज जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें अपनाया जाए। क्या किया जाए, उन मूलभूत रीति रिवाजों को या व्यवस्थाओं को ही अपनाया जाए, बाकी किसी भी धर्म का या किसी भी चीज का, भाई हिंदू धर्म, भाई पारसी जो धर्म था ना उसके ऊपर हिंदू धर्म का भी प्रभाव था, और आपके जो पाश्चात्य धर्म है उसका तो बहुत ज्यादा प्रभाव था, मुस्लिम धर्म का प्रभाव कम मिलता है। तो इन्होंने क्या कहा कि हिंदू धर्म, पाश्चात्य धर्म, इन सबको अलग निकालकर केवल जो पारसी धर्म, जो शुद्ध पारसी धर्म जो है, ठीक है ना, जो शुद्ध पारसी धर्म जो है उन्हीं को अपनाया जाना चाहिए। तो इन्होंने किसकी बात की थी, शुद्ध पारसी धर्म के अपनाने की बात की थी। और शुद्ध पारसी धर्म को अपनाने के लिए इन्होंने एक सभा की स्थापना की। एक समुदाय था, ये एक कम्युनिटी थी, एक समुदाय था, ठीक है, एक कम्युनिटी थी, एक समुदाय था, और इस कम्युनिटी या समुदाय के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, जिसका नाम था रास्त गोफतार। पत्रिका निकाली गई थी रास्त गोफतार, ठीक है, जिन्होंने पारसी धर्म के सुधार के कार्य किए थे। इस पत्रिका के द्वारा पारसी धर्म को सुधार कैसे किया जाए, पारसी धर्म में क्या क्या परंपराएं, क्या क्या व्यवस्थाएं जिन्हें खत्म किया जाए, इसका चारों तरफ इन्होंने क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। बात यहां तक क्लियर होती है? चलें आगे। बिल्कुल शायद लेखा मीना जी ने मेरी बात में करेक्शन किया है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजदायन सान था, ठीक है ना। बात यहां तक क्लियर आती है? अब देखो, अच्छा एक और बात आपको बतानी है, ये जो दादा भाई नारोजी हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारत का पितामह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का पितामह कहा जाता है। और इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा एक 1860 में एक एसोसिएशन चलाई गई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। एक एसोसिएशन चलाई गई थी जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन के द्वारा आपके दादा भाई नारोजी ने एक पत्रिका चलाई थी, उसका नाम बताओ जरा। दादा भाई नारोजी जो है उसकी एक पत्रिका चलाई गई थी, उस पत्रिका का नाम बताओ, उस पत्रिका का नाम बताओ। पत्रिका का नाम क्या था, इंडिया पत्रिका, ठीक है। ये जो एसोसिएशन है ये क्या निकालता था, इंडिया पत्रिका निकालता था। बिल्कुल, इनका जो उद्देश्य भी चर्चा कर लेंगे, चलो याद कर लो। तो दादा भाई जो नारोजी हैं उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या बनाया था, एक एसोसिएशन बनाया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उस एसोसिएशन के द्वारा इंडिया पत्रिका जो थी वो निकाली जाती थी। एसोसिएशन दादा भाई नारोजी ने बनाई थी। तो एक तरह से अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जी दादा भाई नारोजी जो है उनके द्वारा चलाई गई पत्रिका कौन सी थी, तो उसका नाम क्या जाएगा, इंडिया पत्रिका। नाम क्या जाएगा, इंडिया पत्रिका। बात यहां तक क्लियर होती है? ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी पारसी धर्म सुधार के लिए। अगर हम बात करते, जैसे कि बच्चे ने कहा कि इनका जो उद्देश्य था ना, इनका उद्देश्य प्रदा प्रथा को खत्म करना था। इनका उद्देश्य आपके कन्या शिक्षा, बच्चों की जो शिक्षा थी उनको सुधार करना था कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। इन्होंने विवाह के लिए जो सही आयु थी, मतलब आयु में बढ़ावा करने के लिए, आयु को बढ़ाने की इन्होंने मांग की थी। पारसी धर्म में इन्होंने 3 बातों पर मुख्य ध्यान दिया था। पर्दा प्रथा को खत्म किया जाए, कन्या शिक्षा, ठीक है ना,
कन्या शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और विवाह की जो आयु है, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों की ही विवाह की आयु में क्या होना चाहिए, बढ़ावा होना या बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है ना, डन। बस इतना याद रखना है, पारसी सुधार आंदोलन में ये एक सभा, एक समुदाय, मतलब इस सभा का निर्माण हुआ था। एक तरह से ये कुछ नहीं था, एक समुदाय का नाम था। यूं मान के चलो बहुत सारे व्यक्ति ने एक कमेटी बना ली, उस कमेटी का उसका नाम रखा है, बस ये नाम है उसका, और उसके द्वारा ये क्या चलाई गई थी, पत्रिका चलाई गई थी, ये पता होना चाहिए। दूसरा, दादा भाई नारोजी इसमें शामिल थे। इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1860 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रिका चलाई थी, इंडिया पत्रिका। ठीक है, यह आपका पारसी धर्म सुधार आंदोलन कंप्लीट है। अब इसी में एक छोटा सा और आ जाता है जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसे भी क्यों छोड़े जब हमने सभी प्रकार के धर्म आंदोलन, सुधार आंदोलन पढ़ लिए। एक और आता है, हालांकि ये धर्म आंदोलन में नहीं आता, ये सामाजिक में आता है। ये जो है वो धार्मिक आंदोलन की बजाय ये किस में आता है, सामाजिक सुधार आंदोलन में आता है। और सामाजिक सुधार आंदोलन में आने वाला कौन सा है, निम्न जाति सुधार आंदोलन, निम्न जाति सुधार आंदोलन, या इसे आप दलित जाति सुधार आंदोलन भी जानते हैं। ठीक है, तो कुछ हालांकि हुए तो बहुत सारे हैं। अब देखो, हुए तो बहुत सारे हैं आंदोलन, परंतु निम्न जाति और दलित जाति सुधार आंदोलन को अगर पढ़ें तो देखो, अगर सिंपल सी बात देखें तो महात्मा गांधी ने भी काम किया है, ज्योतिबा फुले ने भी काम किया है, BR अम्बेडकर ने भी काम किया है, और भी बहुत सारे व्यक्तियों ने इसको लेकर काम किया है। ठीक है ना, परंतु अगर हम बात करें तो हम कुछ मुख्य ही पढ़ेंगे, जो 2-4 है जो मुख्य आते हैं, जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं पैदा होती हैं, वो सब यहाँ है। चलो, अब जब आप निम्न जाति और दलित जाति सुधार आंदोलन पढ़ोगे तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ब्राह्मण है वो बुरा मत मानना, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये ब्राह्मणों के कड़े विरोधी होते हैं। ये जितने भी आपको मिलेंगे, ज्योतिबा फुले है, BR अम्बेडकर है, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, आपके रामास्वामी है, EV रामास्वामी है, तो ऐसे करके बहुत सारे ये जो जिन्होंने ये आंदोलन चलाए हैं निम्न जातियों के उद्धार के लिए, उन्होंने एक ही बात कही है कि जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण पक्ष है, ठीक है ना, जो ब्राह्मण पक्ष है उसे हटाया जाए। ठीक है, आपके यहाँ जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, जो पूजा अर्चना होती है, वो उस पर ना ब्राह्मणों का कोई एकाधिकार नहीं है। यहाँ तक कि रामास्वामी जो थे ना, EV रामास्वामी, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि शादियां होती हैं तो शादियां होती हैं तो ऐसे पंडितों को बुलाया जाए जो गैर ब्राह्मण हो। ठीक है ना, ब्राह्मण पक्ष का उन्होंने पूरी तरह से, उनकी जो सर्वोच्चता थी ना, उसका पूरी तरह से उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था कि जितने भी धर्म कर्मकांड हैं या जितने भी उपदेश हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सारी जो है पंडित, और पंडित जरूरी नहीं हो कि ब्राह्मण हो, पंडित जरूरी नहीं हो कि ब्राह्मण हो, गैर ब्राह्मण पंडित से के द्वारा विवाह करवाया जाना चाहिए। और जितने भी धर्म के अनुष्ठान के, पूजा अर्चना के जो काम होते हैं, वो ब्राह्मणों के द्वारा न होकर किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा करवाए जाने चाहिए, ताकि ब्राह्मणों को पता चले कि उन्होंने जो किया है वो गलत है। मनुष्य ही वो है, मनुष्य ही हम हैं। तो इसमें अगर ब्राह्मण पक्ष तो बुरा मत मानना, क्योंकि इनका उद्देश्य जो है वो मुख्यतः उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया था। ठीक है, क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो आपके वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की देन है। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हालांकि अगर हम ये पढ़ते कि राजाओं ने ये सिस्टम शुरू किया है, राजाओं ने सिस्टम शुरू किया, तो हम राजाओं को, उनको तो क्षेत्रीय कहा जाता है, हालांकि हम राजाओं को दोष देते, पर सारे काम जो है वो कहा जाता है ब्राह्मणों ने किए। कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मणों ने अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को बनाया, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण रहे, और उससे नीचे ही नीचे जो वर्ग है, दलित वर्ग को, निम्न जाति वर्ग को उसमें नीचे ही नीचे रखा, जो छोटे मोटे जो हमारे काम करते थे। ठीक है, हालांकि दलित वर्ग जो है वो डिफाइन कैसे हुए, छोटे मोटे जो हमारे काम करते थे, ठीक है, फूल बेचना है या कपड़े धोना है, ठीक है, हमारे टॉयलेट साफ करना है, उन वर्गों को निम्न जाति दलित वर्गीय कहा गया। हालांकि मैं इसमें कहीं भी उच्च जाति निम्न जाति का समर्थन नहीं करती हूं, किसी भी बात का बुरा मत मानना, पहली बात ये, ठीक है ना, कोई निम्न जाति नहीं, कोई उच्च जाति नहीं, सब एक जैसे हैं।
कोई जाति निम्न नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। मैं किसी इसमें बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं, कोई निम्न नहीं, कोई उच्च नहीं, सारी जातियां एक जैसी, सारे व्यक्ति एक जैसे, सारे मनुष्य एक जैसे, ठीक है ना। जब लड़का लड़की एक समान हो सकते हैं तो हिंदू मुस्लिम हो चाहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, सब एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, चमड़े का काम करने वाला भी दलित में ही आता है, बात समझे। अच्छा, निम्न जाति सुधार आंदोलन, दलित जाति सुधार आंदोलन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ले लेती हूं आपके ज्योतिबा फुले को। सबसे पहला जो इसमें व्यक्ति हम देखने को मिलता है, अच्छा क्वेश्चन जहां से मिलता है वो है ज्योतिबा फुले। देखो ज्योतिबा फुले जो है, इनके द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी। बताओ क्या समाज था? इनके द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फुले का अगर क्वेश्चन आता है ना तो बस इतना ही आ जाता है कई बार तो। हालांकि ये कहा जाता है कि समाज में इनकी भी जो बीवी थी, ठीक है, वो इनकी जो बीवी थी वो सबसे पहली शिक्षिका मानी जाती है, सबसे पहली महिला टीचर के रूप में देखा जाता है इनकी बीवी को। चलो वो नहीं, बात इनकी कर लेते हैं। ज्योतिबा जो फुले जो व्यक्ति थे, इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, एक समाज की स्थापना की थी। उस समाज का नाम क्या है? सत्य शोधन समाज। सत्य शोधन समाज की स्थापना करी है 1873 में। बात समझ गए? सत्य शोधन समाज की स्थापना करी है 1873 के अंदर। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर ज्योतिबा फुले से एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना है तो वो दो ही चीजों में एग्जाम में क्वेश्चन उठाएगी, दो ही चीजों से। पहला पॉइंट तो वो ये उठा सकती है, सत्य शोधन समाज, ठीक है। फुले जी, देखो मुझे ये याद इसलिए याद है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो नाम है वो मेरे से डिनोट हो रहा है, ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले जो है वो सत्य पर शोध करते हैं। सत्य पर क्या करते हैं? शोध करते हैं। तो हालांकि सत्य पर मैं शोध करती हूँ इसलिए मुझे याद रह जाता है, मेरे याद करने का थोड़ा सा तरीका यूं रह जाता है। तो आप लोग भी याद कर लेना कि ज्योति मैडम जो है वो सत्य का शोध करती है। तो सत्य शोधन समाज की स्थापना कब हुई है? 1873 में। अच्छा, 1873 में तो चलो इन्होंने समाज की स्थापना करी थी। उससे पहले 1872 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी और वो किताब जो है एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनाते आ भी चुका है। नाम किताब का गुलामगिरी। किताब का नाम क्या था? गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले जो थे, इनके जो परिवार वाले थे ये क्या करते थे? फूल बांटने का काम करते थे। ये माली कह सकते हैं, बाईकास्ट ये क्या थे? माली थे। और ये फूल बांटने का या फूल देने का काम करते थे, इसलिए इनका नाम जो है वो फुले, इसलिए इनका जो सरनेम है वो क्या रखा गया? फूले रखा गया था। तो ये क्या थे? एक तरह से इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या है? गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फुले किसकी बात कर रहे हैं? गुलाम की बात करते हैं। कौन सी किताब लिखी? गुलामगिरी इन्होंने किताब लिखी है। इस व्यक्ति के द्वारा अस्पृश्य वर्गों के लिए सबसे पहले स्कूल खोला गया। क्योंकि होता क्या था, कितना ही चाहे धर्म सुधार की बात हो, चाहे महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात हो, परंतु हमारे यहाँ जो निम्न जाति के, चाहे महिला हो या पुरुष हो, मैं स्थिति की सुधार की तो बात करेंगे ही करेंगे, पर ये कह रहा है कि जो निम्न जाति के लोग हैं उसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है। तो ये ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अस्पृश्य वर्ग, जो दलित जाति के आते हैं, जिन्हें छुआछूत के द्वारा जिन्हें दूर रखा जाता है, जिनके साथ छुआछूत की भावना रखी जाती है, उस वर्ग के लिए इन्होंने स्कूल की स्थापना की थी ताकि वो वर्ग के बच्चे भी पढ़ लिख सके। ठीक है, पढ़ने लिखने पर सरस्वती मां पर तो किसी का एकाधिकार है नहीं, परंतु लोगों ने बना रखा है। इन्होंने एक बात और कही थी, एक बार की इसमें घटना है कि किसी बच्चे ने जिद की थी कि मुझे संस्कृत सीखनी है, संस्कृत में श्लोक बोलने हैं। तो इन्होंने एक घटना देखी थी, इनके गांव में ही एक बच्चे को इच्छा हुई सीखने की, तो उसने चीजों को गौर किया और उस बच्चे ने सीखा, और बच्चे ने जब सीखा और उस संस्कृत के श्लोक को अपने मुंह से बोला, तो कहा जाता है कि जो आसपास के जो ब्राह्मण परिवेश के जो व्यक्ति थे, जो गांव के लोग थे, ब्राह्मण मुख्यतः, उन्होंने उस बच्चे को बहुत दयनीय रूप में पीटा था कि तूने हमारे इस श्लोक को अपवित्र कर दिया अपने मुख से बोलकर। अब आप सोचो कितनी ज्यादा इनके साथ अत्याचार होते थे कि इन्होंने अगर शब्द
भाई चलो पास से गुजर गए या किचन रसोई में चले गए, पास से गुजर जाते तो वो व्यक्ति नहाकर आता वापस। सोचो, पास से गुजर जाते व्यक्ति नहाकर आता, और अगर किचन में चला जाए या कहीं और चला जाए तो पूरे किचन के एक एक बर्तन को धोया जाता था। वहां जब उस बच्चे ने संस्कृत श्लोक का उच्चारण किया और सही उच्चारण किया, जो बहुत से लोग थे ना वो तो ये देख रहे थे, अरे इतना छोटा बच्चा संस्कृत का इतना टफ श्लोक इतनी आसानी से इतना सही उच्चारण किया इस बच्चे ने, ठीक है। वही ब्राह्मण लोगों ने सोचा ये क्या कर रहा है, अगर ये उच्चारण करेगा तो बाकी लोग उच्चारण करेंगे और धीरे धीरे हमारा जो ब्राह्मण वर्ग है इसको संकट खड़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उन्होंने उस बच्चे को बहुत बुरा पीटा ताकि कोई दूसरा निम्न जाति वर्ग का बच्चा ऐसा गलती कभी न करे। तो वही नहीं पता चला कि शिक्षा मतलब स्कूल जाने का अधिकार सबको है। अगर जो सारे स्कूल्स बने अगर उनमें नहीं जाने दिया जाएगा तो हम इन बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने की व्यवस्था भी करेंगे। इन्होंने नारी शिक्षा पर बल दिया था। इन्होंने ये कहा था, नारी शिक्षा पर बल दिया था। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल्स भी खोले हैं, ऐसी बात नहीं है। नारी शिक्षा को लेकर इन्होंने ये कहा था कि निम्न जातियों के लिए नहीं, नारी तो किसी भी जाति की हो, वो जो है नारी जो है किसी भी जाति की हो उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अगर महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार जो होगा वो शिक्षित होगा। बात समझे? अच्छा, इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी। इन्होंने कांग्रेस की क्या की थी? आलोचना की थी कि जो कांग्रेस है वो दलितों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, दलितों का बहिष्कार कर रहा है, दलितों की बात नहीं मान रहा है, दलितों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस कांग्रेस का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस किस लिए बनी है? अरे भाई, अंग्रेजों से तो तब लड़ो जब तुम्हारी खुद की घर की लड़ाई खत्म हो जाए। घर में तो जो है वो अत्याचार हो रहे हैं लोगों के ऊपर और तुम चले अंग्रेजों से लड़ने। अगर तुम लोग निम्न जाति और दलित जाति के उद्धार के काम करोगे तो हो सकता है ये व्यक्ति तुम्हारी कितनी बड़ी मदद करे ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि हम हमेशा किसी को छोटा आंकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल होती है। कई बार हमारे बड़े बड़े काम भी ये छोटे छोटे व्यक्ति 2 मिनट के अंदर निकाल लाते हैं। छोटे छोटे स्कूल में क्लास में समझाती हूँ बच्चों को, तुम्हारे काम जो बड़े से बड़ा ऑफिसर करने से मना कर देता है ना, उस काम को ये जो छोटे लेवल के लोग होते हैं ना, चपरासी वगैरह, ये बड़ी आसानी से करवा देते हैं। तो निम्न जाति जहां कोई नहीं पहुंच सकता था वहां इनकी पहुंच थी, जहां से कोई चीजें नहीं निकाली जा सकती थी वहां से ये निकाल सकते थे। और इनका विद्रोह जो था, ये अगर लड़ने पर आ जाते, किसी चीज को ठान लेते ना, तो ये करके रहते थे, फिर पीछे नहीं हटते थे। तो एक तरह से निम्न जाति इन्होंने कहा कि अगर आप इनका समर्थन भी प्राप्त करेंगे ना कांग्रेस, तो बड़ा फायदा होगा। जबकि कांग्रेस ने जो है स्टार्टिंग में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो है वो पूरा जोर उनको अंग्रेजों को भगाने का, स्वदेश का, इस चीजों पर रहा। कभी वो उन्होंने निम्न जाति के उत्थान के लिए कार्य स्टार्टिंग में नहीं किया। हालांकि बाद में तो किया ही है, बी.आर. अम्बेडकर भी शामिल हुए थे। बी.आर. अम्बेडकर ने भी बहुत सारे कार्य किए हैं, बड़ी मेहनत की है। तो ज्योतिबा फुले के बारे में इतना नॉलेज सफिशिएंट है। आगे देखो, एक और आंदोलन का नाम आता है, ये यहां तक क्लियर है? ज्योतिबा फुले। बस 2 ही प्रश्न ज्यादातर घूमते हैं, किस समाज की स्थापना करी, कब करी, कौन सी किताब है और कब लिखी गई, कौन सी किताब थी और कब लिखी गई थी। चलो अगला एक और जो आपका आंदोलन है उसका नाम आपने नहीं सुना होगा, ये मैं कह सकती हूं, न्याय आंदोलन। इसका नाम नहीं सुना होगा आपने, न्याय आंदोलन। बस इतना पता होना चाहिए, ये मद्रास में प्रारंभ हुआ था। ये किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? मद्रास में प्रारंभ हुआ था। और इसके जो संस्थापक हैं, एक तो जैसे C.N. मुदलियर, इसके जो संस्थापक हैं, एक है आपके C.N. मुदलियर, एक व्यक्ति है T.M. नारायण और एक है P.C. त्यागराजन, एक है P.C. त्यागराज और एक है आपके नायर। ठीक है, एक है आपके नायर। ये 3 जो व्यक्ति है, ठीक है ना, T.M. नायर, नारायण नहीं, नायर है, T.M. नायर। ये 3 जो व्यक्ति है ये क्या है, इसके संस्थापक के रूप में आते हैं, इस आंदोलन को चलाने वाले के रूप में ये आते हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने गैर ब्राह्मणों, ठीक है, गैर ब्राह्मणों को तवज्जो दी थी। और जो ब्राह्मणी जो जाति थी ना, ब्राह्मणों की जो जाति पक्ष था ना, उनका पुरजोर विरोध किया था।
पुरजोर विरोध किया था। जहां ब्राह्मण अपना एकाधिकार मानते थे, इस आंदोलन के द्वारा उनके एकाधिकार को खत्म करने की बात की गई थी। ठीक है, उनके एकाधिकार को समाप्त करने की बात की गई थी। बात यहां तक क्लियर होती है, इसमें ज्यादा नहीं करना। इन्होंने एक और बात कही थी, इनकी एक और डिमांड थी कि विधायिका, मतलब आप हमारे यहाँ जो सरकार कानून बना रही है, ठीक है, जो कानून बनाती है, उस विधायिका में गैर ब्राह्मण जातियों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना। इन्होंने ये कहा था कि आपके यहाँ जो कानून बनाया जाता है, जो जैसे हमारे यहाँ कानून संसद बनाती है, तो इन्होंने कहा था कि जैसे जो कानून बनाती है, जो विधायिका है, जो कानून बनाने का काम करती है, उस विधायिका में ब्राह्मणों को छोड़कर गैर ब्राह्मण जो गैर ब्राह्मण है, उन्हें भी जोड़ा जाना चाहिए, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए और उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। उन्हें जोड़ा जाना चाहिए और उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। बस ये इतना ही है, ये इतना ही है। अच्छा, इसके बाद एक और छोटा सा आपका आंदोलन आता है जिसका नाम है आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन। इस आंदोलन के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो इसके आंदोलन के संस्थापक है ईवी रामास्वामी। इसके संस्थापक कौन है? ईवी रामास्वामी। इसके संस्थापक कौन है? ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी को पेरियर, ठीक है, पेरियर या इसके जो अनुयायी थे, मतलब जो वी रामास्वामी के जो अनुयायी थे ना, उन्होंने इसे किस नाम से पुकारा? उसके अनुयायी से किस नाम से कहते थे? पेरियार। ठीक है, पेरियार या इसे तेत का मतलब होता है पिता, पेरियार का मतलब होता है महान व्यक्ति। ठीक है, महान व्यक्तित्व, महान व्यक्ति। अच्छा, वी रामास्वामी ने किताब लिखी थी, तमिल भाषा में। इन्होंने किताब लिखी थी सच्ची रामायण। एक किताब लिखी थी, नाम क्या है? सच्ची रामायण। अभी मत कहना मैम झूठी रामायण भी होती है क्या? ठीक है, अभी मत कहना झूठी रामायण भी होती है क्या? रामायण कोई सी झूठी नहीं होती है। ये तमिल भाषा में लिखी थी इसने। ठीक है, ये क्या लिखी थी? तमिल भाषा में लिखी थी। इस व्यक्ति ने जो मनुस्मृति है उसको जलाया था। इस व्यक्ति ने क्या किया था? मनुस्मृति को जलाया था, आग लगा दी थी मनुस्मृति के। क्यों? क्योंकि इसने ये कहा था कि जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण पक्ष है, उसने पूरी की पूरी हमारी वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर इसने खुद, ब्राह्मणों ने खुद को रखा है। और जितने भी धार्मिक कर्मकांड है, क्योंकि बेटा देखो आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, हम शिक्षा को, हम मतलब आपकी शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजों को हम आज तवज्जो देते हैं ना। पहले के जो लोग थे ना, वो केवल एक ही चीज को तवज्जो देते थे, एक ही चीज उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी और वो था धर्म। और धर्म के ऊपर पूरा एकाधिकार कर रखा था ब्राह्मणों ने। ठीक है, धर्म के ऊपर पूरा एकाधिकार कर रखा था किसने? ब्राह्मणों ने एकाधिकार कर रखा था। तो सीधा कहा कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, जो धार्मिक कार्य होते हैं, वो ब्राह्मण द्वारा नहीं किए जाएंगे। शादी विवाह में भी अगर जो पंडित होगा वो ब्राह्मण वर्ग से नहीं होगा। अब आप सोचते मैडम हमने तो हर जगह ब्राह्मण देखा है, तुमने हर जगह पंडित देखा है। ठीक है ना, पंडित देखा है। अब कभी गौर करके धीरे से पूछ लेना भी जाति क्या है, तो पता चलेगा कि किसी दूसरे कास्ट का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। हालांकि 95 या 98% पंडित आपको ब्राह्मण ही मिलते हैं, ब्राह्मण ही मिलेंगे। परंतु फिर भी इन्होंने कहा था कि पंडित जो है, इन्होंने साफ कहा था रामवासवा ने, जो पंडित है ना, ठीक है ना, जो पंडित है वो जरूरी नहीं है ब्राह्मण हो, वो जरूरी नहीं है ब्राह्मण हो। पंडित होने के लिए वेदों का, उपनिषदों का, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। और अगर वो किसी अन्य व्यक्ति को है तो इसका मतलब वो भी व्यक्ति क्या है? ज्ञाता है। ठीक है ना, पॉइंट यहां से क्लियर होता है। तो ये आपका आत्मसम्मान आपका आंदोलन है, जिससे आत्मा
सम्मान, तो यहाँ रामास्वामी, ठीक है, मां आ गया ना, आत्म सम्मान, तो यहाँ क्या आ गया, आत्म सम्मान, मतलब रामास्वामी ने इस आंदोलन को चलाया था। पेरियार, इसके जो अनुयायी थे इसे क्या कहा था, पेरियार कहा था या तेत कहा था। तेत का मतलब होता है पिता और पेरियार का मतलब होता है महान व्यक्तित्व। अच्छा, रामास्वामी ने मनुस्मृति को जलाया था, जलाकर इन्होंने ब्राह्मण पक्ष की पुरजोर इसका विरोध किया था। जो ब्राह्मण पक्ष ने धर्म के ऊपर एकाधिकार कर रखा है, उस एकाधिकार को खत्म कर दिया था। कहा था कि जो ब्राह्मण है, ठीक है ना, ब्राह्मणों की अनुपस्थिति जो है वो, मतलब ब्राह्मणों की जो उपस्थिति है वो जरूरी नहीं है। कोई अगर धर्म को कोई कार्यक्रम चल रहा है तो जरूरी नहीं है वहां ब्राह्मण हो, बिना ब्राह्मण की उपस्थिति के बिना भी वो धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। जैसे विवाह वगैरह हुए थे ना, तो जो इनके दिशा निर्देशन में जो विवाह हुए थे उन विवाह में पंडित तो थे परंतु वो ब्राह्मण जाति के नहीं थे। बात यहां तक क्लियर आती है। अब कहोगे मैडम जचाकर आपने ब्राह्मणों की बुराई करी है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं किसी जाति और किसी भी वर्ग को कुछ नहीं कहती, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, ठीक है ना। अब देखो आपका एक और लास्ट जो व्यक्ति है आज का, जो हम लास्ट कंटेंट देखेंगे वो है आपके बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये व्यक्ति है। ज्योतिबा फुल्ले और बी आर अम्बेडकर का नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसमें ज्योतिबा जो फुल्ले हैं उनका तो फिर भी क्या थोड़ा सा उन्होंने काम तो किया, ऐसी बात नहीं कहती मैं, काम तो किया, कोई बुरा मत मानना, पर एक तरह से कहते हैं ना जब किसी चीज को प्रसिद्धि दिलाता है, या किसी व्यक्ति ने आंदोलन किया परंतु बदले में कुछ मिला नहीं, आंदोलन तो किया परंतु बदले में कुछ खास मिला नहीं, तो उस व्यक्ति का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में होता है, वो कम प्रसिद्ध हो पाता है। बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रसिद्ध ज्यादा हुए। क्यों ज्यादा हुए? क्योंकि इनके पास में इन्हें एक मौका मिला, और वो इन्हें मिला संविधान बनाने का मौका मिला, और उस संविधान के अंदर इन्होंने अपनी पूरी भड़ास निकाली। बी आर अम्बेडकर ने अपनी पूरी भड़ास निकाली। क्यों निकाली? अगर हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर का जो जन्म है, बी आर अम्बेडकर का जो जन्म है वो हुआ है आपके 14 अप्रैल 1891 को। कहा हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा? महू में, ठीक है, महाराष्ट्र में महू में इनका जन्म हुआ है। और ये अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या कह रहे हो दीपक, क्या मुझे समझ में नहीं आया, चलो बाद में देखूंगी। 14 अप्रैल 1861 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है, महार जाति में, ठीक है। कास्ट क्या थी इनकी? महार जाति थी, दलित थे, ठीक है, निम्न जाति से ये बिलोंग करते थे। अब देखो होता क्या है हमारे यहाँ, इन्होंने ये कानून के ज्ञाता थे, बात को समझना, ये क्या थे? कानून के ज्ञाता थे। तो इन्हें जो अच्छी शिक्षा है ना वो यहाँ नहीं मिली, ठीक है ना, इन्हें जो है वो कानून की शिक्षा यहाँ नहीं मिली। बता रही हूँ ना कृष्णकांत, तसल्ली रखो, इन्हें संविधान बनाने का मौका कैसे मिला। देखो हुआ क्या, इनका जो बचपन है वो बहुत ज्यादा संघर्ष में ही बीता। कैसे संघर्ष में बीता? जैसे इनके बचपन की एक कहानी आती है। कहानी में हुआ क्या, ये अपने ट्रेवल करते थे तो इनके साथ इनका छोटा भाई भी था। तो ये ट्रेन में बैठे थे। अब ट्रेन कहीं और से आ रही थी तो वहां तो लोगों को क्या पता है छोटी कास्ट का है बड़ी कास्ट का, सब बैठे थे, आ रहे थे आराम से। दोनों भाई नीचे उतरकर सामान इनके पास ज्यादा था तो इन्होंने एक रिक्शा वाले को कहा कि भाई रुको, आप हमें हमारे घर तक छोड़ दो, बदले में आपका जो पैसा होगा दे देंगे। तो रिक्शा वाले ने ऊपर से लेके नीचे तक उनको देखा और मना कर दिया। तो भाई बी आर अम्बेडकर ने आश्चर्यचकित हुए, बोले ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? आपका धर्म है कि जो यहाँ व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है उसकी आप मदद करें, बदले में आपको वो पैसा दे रहे, भाई आपको पैसा ही तो चाहिए, आप ये काम क्यों कर रहे हो? आप लोगों को अपने घर तक पहुंचाते हो, बदले में पैसा चाहिए, तो हम आपको पैसा दे रहे हैं। मतलब ये जो इनकी ऐसी जीवन की ऐसी घटना थी जिन्होंने इनको पूरा अंदर से हिला के रख दिया था एक्चुअल में। तो और भी बहुत सारी घटनाएं, पर इस घटना पर उन्होंने सोचने पर मजबूर हो गए थे। इस घटना को लेकर वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या ये दलित जाति निम्न जाति खत्म नहीं हो सकता ये सिस्टम? तो उस व्यक्ति को उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, हमें हमारे घर तक छोड़ दो। तो बोले नहीं, तुम नीची जाति क्यों? अरे बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, नीची जाति उच्च जाति आपको क्या मतलब है? तो उसने साफ कहा उस रिक्शा वाले ने कि अगर तुम मेरी रिक्शा में बैठ गए और किसी गांव में लोगों ने देखा तो फिर जीवन भर मेरी रिक्शा में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठेगा, मेरी रिक्शा अपवित्र हो जाएगी, मेरा पूरा काम धंधा खत्म हो जाएगा। तो यहां बी आर अम्बेडकर ने सोचा, बोले है
हमारे बैठकर जाने से ये पूरी रिक्शा जीवन भर के लिए अपवित्र हो जाएगी। मतलब ये व्यक्ति जो है मेरी मदद चाहकर भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि समाज इसका काम खत्म कर देगा। समाज जो है इसके जीवन जीने का जो सहारा है एकमात्र, उसको खत्म कर देगा। मतलब बुराई जो है एक व्यक्ति में नहीं, समाज में है। तो बी आर अम्बेडकर ने हमेशा जो टारगेट है ना, वो किसको किया? समुदाय को किया। किसको किया? समुदाय को, समाज को किया। इसने समानता की बात को की। ठीक है। देखो ज्योतिबा फुले ने क्या कहा? जो निम्न वर्ग है उनका विकास किया जाए। मैंने आपको एक बार पहले भी समझाई थी ये बात। उन्होंने कहा इसका विकास किया जाए, और विकास करते करते कब ये बराबर आए कोई पता नहीं है, बस विकास करते चलो। ठीक है। और बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि नहीं जी, आप तो एक काम करो, जो ये निम्न जाति और अन्य जो जातियां ना, मध्यम और उच्च, इन सारी जातियों को बराबर ले आओ। इनको क्या ले आओ? बराबर ले आओ, कैसे भी करके। इन्होंने समानता की बात की थी। तो बी आर अम्बेडकर जो है, इनका उद्देश्य जो था वो समाज में समानता लाना था। समाज में क्या लाना था? समानता लाना था। इनके जीवन में जो शिक्षा भी हुई थी वो बहुत ज्यादा संघर्ष में हुई थी। ठीक है ना। इनके जीवन में जो शिक्षा थी वो भी बहुत संघर्ष में इनकी शिक्षा हुई थी। जैसे जैसे बड़े हुए इन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जो यहाँ करने वाली होती बेसिक स्टडी। उसके बाद ये बाहर चले गए थे। ठीक है। बाहर चले गए थे, बाहर जाकर इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, और बाहर से ये एक अव्वल दर्जे के कानून के विख्यात ज्ञाता के रूप में आए थे। कानून का इनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। कहा जाता है कि जिन्होंने इसे पढ़ाया था, जिन टीचर्स ने इन्हें पढ़ाया था, टीचर्स आश्चर्यचकित रह गए कि ये हमसे ज्यादा ज्ञान जानता है। जब वहां से ये पूरी अपनी डिग्री कंप्लीट करके आए थे, तो वहां के लोगों ने इन्हें ऑफर दिया था कि आप यही रहकर हमारे लोगों को, क्योंकि नो डाउट बाहर आउट ऑफ इंडिया इन्होंने स्टडी की थी, तो वहां के लोगों ने इन्हें ऑफर किया था कि आप हमारे यहाँ कर रहकर बच्चों को कानून की शिक्षा दो। इन्होंने मना कर दिया था, बोले नहीं, मैं चला भारत, आप जानो, आपका काम जाने। मैं आप पढ़ने आया था, मैं पढ़ लिया। ठीक है। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो फॉरेन जाते हैं, वहां पढ़ते हैं और वहां से वापस आते हैं, वरना मोस्टली लोग वही भजने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसलिए बच्चों को फॉरेन नहीं भेजा जाता। जो बच्चा फॉरेन चला गया वो यूं मान के चलो वही का वही होकर रह गया, वापस नहीं आएगा। अब देखो हुआ क्या, ये फॉरेन गए, पढ़कर आए, कानून के बहुत अच्छा ज्ञाता ये थे और बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ये जैसे ही आपके यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन से जो जुड़ते हैं ना, इससे पहले जो इनका जीवन है वो इसी चीज को लेकर निकला कि भेदभाव खत्म किया जाए, छुआछूत व्यवस्थाओं को खत्म किया जाए और समाज में क्या लाई जाए? समानता लाई जाए। ये इन्हीं के साथ संघर्ष कर रहे थे। और महाराष्ट्र में जहां इनका घर था, वहां के आसपास के एरिया या पूरे महाराष्ट्र को इन्होंने कवर किया था, और पूरे महाराष्ट्र में इनको कवर करके इन्होंने दलित जाति के जो लोग थे ना, उनकी समानता की बात की थी। देखो मैंने किसी से पर्सनली तो बात नहीं की महाराष्ट्र में, परंतु कहा जाता है कि महाराष्ट्र में इनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, और जो है इनके जन्म दिवस पर उसकी पूजा होती है, एक तरह से महोत्सव होता है बहुत बड़ा। और महाराष्ट्र के जो दलित जाति के लोग हैं वो इन्हें भगवान की जहां मूर्ति होती है ना, जिस पूजा घर, उस पूजा घर में उनकी फोटो रखकर पूजते हैं। इनकी फोटो रखकर क्या होते हैं? पूजते हैं। बहुत ज्यादा इनका सम्मान करते हैं। भाई महात्मा गांधी ने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए भी, और भी बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत कुछ किया है। ठीक है। परंतु हम उन्हें कभी भी नहीं पूजते। परंतु जो दलित जाति के वर्ग के लोग हैं वो बी आर अम्बेडकर को पूजते हैं। अपने पूजा घर में इनकी फोटो, इनकी तस्वीर लगा रखी है और इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। इनका क्या करते हैं? बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। अब देखो इनके द्वारा जो कुछ काम हुए थे, इन्होंने कुछ काम किए थे, जैसे कि 1924 में इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, दलित संस्था। दलित संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की है इन्होंने। कहा? बंबई में। कहाँ की है स्थापना? बंबई में। तो ये इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। अब जैसे रिट में नहीं है, शायद सेकंड ग्रेड में है, रिट में याद रह गया मुझे। सेकंड ग्रेड में तो साफ लिखा है कि बी आर अम्बेडकर के बारे में बताएं, साफ लिखा हुआ है। जैसे कि आप संविधान सभा प्रस्तावनाएं पढ़ते हैं ना, वही एक बात और लिखी है, बी आर अम्बेडकर के बारे में भी बताएं। तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको उसका डाटा मिल जाता है कि बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो 1924 में बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था? दलित संस्था बहिष्कृत
हितकारिणी सभा की इन्होंने क्या की है, स्थापना की है। इनका उद्देश्य मैं आपको बता ही चुकी हूं, समाज में समानता और भेदभावों को दूर करना, छुआछूत को खत्म करना, तालाब है, कुएं हैं, मंदिर है। अच्छा, मंदिरों में प्रवेश को लेकर भी इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। मंदिरों में प्रवेश है, तालाब है, कुएं हैं। जैसे पानी के लिए क्या करते थे, निम्न जाति के जो लोग थे ना, वो अपना गांव से बाहर खुद तालाब और कुआं जो है वो खुद खोदते थे। जो सार्वजनिक सबके उपयोग के लिए होता था ना, उसमें इनको अनुमति नहीं थी। तो कुएं हैं, तालाब है, उनका प्रयोग समान रूप में सब करें। मंदिरों में प्रवेश बिल्कुल ये कर सकते हैं। मंदिर भगवान जो है उसके ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है, सब पूजो भगवान को, कोई मना नहीं करता। भगवान किसी एक धर्म या लिंग या जाति की बात नहीं करता। तो उन्होंने इन सब चीजों का विरोध किया था। अच्छा, इसी के साथ में इन्होंने एक श्रमिक पार्टी, एक तो आती है श्रमिक पार्टी और एक आपकी श्रमिक पार्टी, और एक इन्होंने स्थापना की थी समाज संघ संगठन की। एक उन्होंने स्थापना की थी समाज संघ संगठन की, इन्होंने क्या की है, स्थापना की है। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने एक और काम किया था। जैसे कि ये तो चॉइस हो गया ना, इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1942। ये क्या हो जाएगा, 1942। और 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। अनुसूचित जाति परिसंघ की इन्होंने क्या करी है, स्थापना करी है। अनुसूचित जाति परिसंघ की इन्होंने स्थापना की है। अच्छा, इसी के साथ में इन्होंने कुछ समाचार जो पत्र हैं उनके बारे में भी मतलब जो समाचार पत्र हैं उनका भी इन्होंने संपादक किया था, उन्हें भी चलाया था। जैसे कि अगर हम उनकी बात करें तो उनका एक समाचार पत्र है जिसका एक का नाम है मुक नायक। जो समाचार पत्र जो ये चलाते थे उनमें से एक का नाम है मुक नायक, और एक था बहिष्कृत भारत। एक था बहिष्कृत भारत, ठीक है, मुक नायक, और एक था बहिष्कृत भारत। ये जो दो हैं, ये समाचार पत्रों का इन्होंने संपादक किया था। ये भी पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। सीधे जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें सीधा ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बाकी मैं आपको ये कह देती हूँ, जिन बच्चों को हिस्ट्री को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, विद नोट्स पढ़ना है, तो आप लोग श्री राम EDU का जो ऐप है, उस ऐप पे मैंने इंडियन हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च कर दिया है। उसे आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं सब लोग, ठीक है ना, उसे आप परचेज कर सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि हिस्ट्री का जो मैं इंडियन ऐप में जो आपका कोर्स लॉन्च कर रखा है उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। कंप्लीट हिस्ट्री उसमें करवाऊंगी मैं आपको, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडाइवल, तीनों जो हिस्ट्री होंगी वो उसके अंदर, उस ऐप के अंदर बिल्कुल सेपरेट चलेंगी। जिन बच्चों को मेरा ऐप परचेज करना है वो ऐप कर सकते हैं परचेज। यहां तक ये पॉइंट क्लियर होता है। तो ये आपके निम्न जाति सुधार या दलित जाति सुधार आंदोलन में अंतिम व्यक्ति थे। BR अम्बेडकर, जन्म हुआ है 14 अप्रैल को 1891 के अंदर, और महाराष्ट्र महू में महार जाति के थे, दलित जाति से थे। इनके साथ में बचपन में बड़े अत्याचार हुए हैं, ठीक है, बचपन में इनके साथ बड़े अत्याचार हुए। उन्हीं अत्याचारों का खामियाजा आज जो जनरल के जो बच्चे हैं वो भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही आरक्षण जोड़ा था, इन्होंने ही क्या किया था, आरक्षण जोड़ा था। BR अम्बेडकर को लेकर बहुत सारे बच्चे कहते हैं जनरल वाला जो बच्चा है वो परेशान होता है। रीजन, क्योंकि आपके जो सामान्य वर्ग है, हालांकि अब तो सामान्य वर्गों में भी आरक्षण दे दिया था, पर आप सोचो अगर आरक्षण ही ना हो तो कितना बढ़िया हो। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो जनरल कास्ट से हैं, होशियार बहुत है, परंतु आरक्षण के कारण उनकी आज तक नौकरी नहीं लग पाई। रीजन, वो टेंशन ही होती है 180 होने पर भी वो घर बैठ जाता है और 80 वाला जो है वो सिलेक्शन ले जाता है। तो ये BR अम्बेडकर ने ये बात कही थी। देखो, BR अम्बेडकर ने आरक्षण जोड़ा तो था, मैं बिल्कुल इसके समर्थन में हूं क्योंकि कहीं ना कहीं बात तो सही थी, पर आरक्षण के लिए इन्होंने एक बात और कही थी, वो बहुत ज्यादा सही थी। इन्होंने ये कहा था कि आरक्षण जो है उसे आगे आने वाले 10 सालों में, आरक्षण 1950 से लेकर 1960 तक था, 1950 से लेकर 1960 तक था, कि इन्होंने ये भी कहा था कि 1960 में मतलब 10 सालों के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा।
और इसे खत्म कर दिया जाए, अगर इसे बनाए रखा तो आगे चलकर यह सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह सबसे खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक हथियार के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है। तो बस इसे केवल 10 साल के रूप में चलाया जाए, 10 साल के बाद इसे क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। हुआ क्या, 50 से 60 तक, 60 में खत्म होने वाला था आरक्षण की, खत्म करो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई 10 साल में तो पूरे भारत के किसी छोटे से वर्ग का विकास नहीं हुआ, भारत कोई विकास नहीं कर पाया, तो बेचारे ये दलित वर्गों का क्या विकास हुआ है, चलो भाई 10 साल और बढ़ाओ। इस तरह करते करते 10 20 10 20 10 20 10 20 करते करते इसे बढ़ाते चल रहे हैं। और फिर इस बार आपके 2020 में ये फिर खत्म होने की बात थी, इस बार फिर इसको 10 साल से बढ़ाकर 2030 इसको कर दिया गया। पर चलो आंग्ल भारतीय वाला तो सिस्टम खत्म किया। आंग्ल भारतीय जो है वो लोकसभा राज्यसभा में सीट ही रोकते थे बेटा। आंग्ल भारतीय कहीं भी आपको नौकरियों में परेशान नहीं करते थे, नौकरियों में परेशान करता था आपका SC ST का आरक्षण, जो अभी भी बना हुआ है। जनरल वालों को भी आरक्षण मिला, मैं मानती हूँ खुशखबरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, परंतु उसके बावजूद भी आप सोचना देखना फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो परेशान ही रहेंगे। मैं तो ये कहती हूँ भाई सबको एक जैसा कर देना चाहिए, और अगर वाकई में अगर हमें आरक्षण दिया जाना चाहिए तो उस बच्चे को आरक्षण दो ना। बच्चे को तब आरक्षण दो जब उसको जरूरत होती है, शिक्षा में आरक्षण दो, जब वो पढ़ रहा है ना तब उसके लिए व्यवस्थाएं स्थापित करो ताकि वो शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सके, ठीक है। मैं आरक्षण के थोड़ा सा इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि बुरा मत मानना अगर कोई है तो आरक्षण का पक्ष लेकर बैठा है, तो आरक्षण में एक पहलू बहुत खतरनाक है। आरक्षण का ये पहलू खतरनाक है कि मान लो, जैसे कि आपने खुद ने भी सुना होगा, बहुत कम नंबर आए थे मैथ में, 2nd ग्रेड में 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था, एक महिला का सिलेक्शन हुआ था, तो 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड में या 3rd सिलेक्शन हुआ था, बहुत कम नंबर आए थे, बहुत कम नंबर आए थे, उसका सिलेक्शन हो गया। तो एक आश्चर्यचकित बात है, जिसके मैथ में खुद के 10 नंबर 7 नंबर आए हैं, ठीक है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी। तो आप सोचो हमारी जो शिक्षा है वो कितनी खतरे में है। जिनको खुद को कुछ नहीं आ रहा, सोचो 180 वाला बच्चा घर बैठ गया जिसको बहुत कुछ आता था, और 80 वाला बच्चा जिसे बहुत कम ज्ञान था वो नौकरी मिल गई। अब आप इमेजिन करो अगर 80 नंबर वाला बच्चा जो है वो 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में, 3rd ग्रेड में टीचर बनता है, तो वो उन बच्चों को क्या शिक्षा देगा। वो भारत की राजधानी जो है वो सीकर ही बताएगा, कुछ नहीं कर सकते, या जयपुर बताएगा। इमेजिन करो भारत की राजधानी जयपुर, मैंने खुद ने सुना है। एक बात और, यहां तक भी मैंने एक बात देखी है कि जैसे कि आपके जैसे डॉक्टर्स वगैरह है, तो उसमें भी आप देखो कई बार बहुत कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं रीजन जो है ये आपका आरक्षण रहता है। तो आरक्षण जो है वो हमें हमारे जीवन को बहुत ज्यादा खतरे में डालता है। कैसे, चिकित्सा में अगर ऐसे डॉक्टर्स बन जाते हैं जिन्हें कोई ज्यादा विशेष ज्ञान नहीं होता, पर वो आरक्षण को लेकर डॉक्टर बन गए, आप सोचो क्या होगा। ऐसे टीचर्स जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है परंतु आरक्षण को लेकर टीचर बन गए, तो सोचो क्या होगा। आप एक बार इमेजिन करके देखो। भाई मैं उन बच्चों के खिलाफ नहीं हूं कि मैडम फिर गरीबी कैसे मिटेगी, इन लोगों का अपमान हुआ है, इन लोगों को नीचे धकेला गया था। मैं बात कर रही हूं इनका विकास करना चाहिए। निम्न जाति वर्ग जो है इनका विकास की बहुत आवश्यकता है, इनके विकास की बहुत आवश्यकता है। इन्हें आरक्षण दिया बहुत अच्छी बात है, पर आरक्षण से मैं कहती हूँ ना हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आरक्षण का अम्बेडकर ने केवल एक ही पहलू देखा कि इनका विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पहलू या तो उन्होंने देखा नहीं, या फिर उन्होंने देखा भी था तो उन्होंने ये कहा था कि 10 साल बाद इसको बंद कर देना, तभी तो उसे 10 साल रखा गया था। ये B.R. अम्बेडकर जो थे वो खुद संविधान बनाते वक्त उन्होंने इस बात को ध्यान रखा था। और B.R. अम्बेडकर जो थे उन्हें कानून का बहुत अच्छा ज्ञान था। आप सोचो विदेशों में जहां वो कानून पढ़कर आए, बिल्कुल फ्रेशर, जिन्होंने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है, और वहां उनको जॉब का ऑफर आ गया था कि आप इस यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर पढ़ाओ। तो सोचो उन्हें कितना ज्ञान होगा, ठीक है, सोचो उन्हें कितना ज्ञान होगा। तब जाकर उन्होंने एज ए प्रोफेसर की पोस्ट पर उनको रखने की बात कही थी, पर उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा। तो जब हमारे भारत में ऐसा व्यक्ति हमारे बीच होता है, और जब ये संविधान सभा में शामिल होते हैं, और संविधान सभा में शामिल होने के बाद में जब लोगों को पता चलता है कि हम सब में से सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी तो यही है, B.R. अम्बेडकर को ही सब कुछ पता है, कैसा जोड़ना है, क्या जोड़ना है, कानूनी, क्योंकि हमारे संविधान जो है वो वकीलों का अजायब घर, एक तरह से कानून बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि B.R. अम्बेडकर को कानून आता था और उन्होंने कानूनी दावपेच बहुत ज्यादा जोड़ दिए, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि उन्हें कानून का जो ज्ञान था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, इसलिए उन्होंने संविधान बनाने में पूरी मदद की थी।
हाँ सतीश, होता है ऐसी चीजें जो है यूट्यूब पे बहुत ज्यादा घूमती है, बहुत ज्यादा घूमती है ऐसी चीजें। चलो विक्रम कोचिंग सभी नहीं खुलेंगे, अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो कंप्लीट है।